हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड फिल्म द ग्लास हाउस की स्टोरी जो 2001 में आई थी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। यह मूवी एक फिल्म थिएटर से शुरू होती है जहां रूबी नाम की 16 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ मूवी एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि आज उसके मॉम डैड शहर से बाहर गए हुए थे, जिस कारण रूबी रात को देर से घर आती है। इसी वजह सुबह नाश्ते के वक्त उसकी मॉम डैड से थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है। उसके मॉम डैड रूबी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती। अगले दिन रूबी के मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसको सेलिब्रेट करने दोनों बाहर गए हुए थे। मौका पाकर रूबी भी घर से अपने दोस्तों के यहाँ पर चली जाती है। और जब रूबी वापस घर आती है, तब उसको दो पुलिस वालों से पता चलता है कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। रूबी को उनकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले उसको काफी समझाते कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अब मर चुके हैं, लेकिन रूबी तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी समय बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन हमें उसकी मॉम डैड की फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूबी की पड़ोसी डॉक्टर एरिन ग्लास जैक फिजिशियन है और उसका हस्बैंड टेरी ग्लास, जो एक कार डीलरशिप कंपनी चलाता है, जिनका कोई भी बच्चा नहीं था। ये दोनों पड़ोसी रूबी का उसकी मॉम डैड की फ्यूनरल में उसका काफी साथ देती है, क्योंकि रूबी और उसका छोटा भाई रेट दोनों सदमे में थे। फ्यूनरल के बाद रूबी के पास उसका मामा जेपी आता है, जिससे वह आज पहली बार ही मिल रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको उसके मामा के बारे में बताया तो था, लेकिन कभी मिली नहीं थी। रूबी का मामा उससे कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या कमी हो तो तुम बेझिझक होकर मुझको बता सकती हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। रूबी उनसे कहती है कि आप हमसे पहले कभी मिलने क्यों नहीं आए। ऐसा क्यों, जिस पर वह रूबी से कहता है कि तुम्हारी मॉम और मुझ में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से दोनों की आपस में बनती ही नहीं थी। मैं तुम लोगों से पहले भी मिलना चाहता था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं मिल सका। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कहीं भी और कभी भी अपने मामा की ज़रूरत पड़े तो मुझको बता सकती हो, जिस पर रूबी थैंक्स कह देती है। इसके बाद जब रूबी घर में होती है, तब उसकी मॉम डैड का वकील उनसे मिलने आता है, जो बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड के पास इंश्योरेंस था, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। और अब से तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे पड़ोसी एरिन और टैरी तुम्हारे गार्जियन होंगे, और वो सब अगले दिन ही इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि मॉम डैड की याद रूबी और रेट को परेशान न करें, जिससे वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। जहां पर एरिन और टैरी का एक बहुत बड़ा सा हाउस था, जिसका नाम था ग्लास हाउस। अब उस घर में दोनों को सेपरेट रूम देने की बजाय वो लोग रूबी और रेट को एक ही रूम देते हैं। और जब सब खाने जाते, तब रूबी और रेट को वहां का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना पसंद नहीं आने के कारण वह दोनों भाई बहन अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं और उसको पेट भर के खाकर सो जाते हैं। रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, जिससे वह रिलैक्स होने के लिए बाहर जाती है, तो उसको लग रहा है कि कोई उसको देख रहा है, जिस वजह से रूबी अपने रूम में वापस जाकर सो जाती है। अगली सुबह रूबी अपने नए स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वहां जाने की वजह से उसे मीडियम स्कूल छोड़ना पड़ा, जिस वजह से उसको यहाँ पर काफी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी अपनी मजबूरी समझते हुए वहां पर एडजस्ट कर लेती है। जब शाम को रूबी अपने स्कूल से घर आती है, तो उसको वहां पर एक सरप्राइज मिलता है, जो टैरी रूबी और उसके भाई के लिए लेकर आया था। उसके लिए कुछ कपड़े थे और उसके भाई के लिए कुछ वीडियो गेम, जिससे दोनों भाई बहन का मूड सही हो जाता है। अब इसके बाद वह अपनी पुरानी फ्रेंड से आज के दिन की बात करती है, जहां उसका कोई दोस्त नहीं, और तो और स्कूल भी बहुत अजीब सा है, जिसको एरिन सुन लेती है। और जब रूबी किचन में उनकी मदद करने जाती है, तब उसे थोड़ा नाराज होकर कहती है कि तुम्हें अगर स्कूल में अपने नए दोस्त बनाने हैं, तो तुम्हें अपने बात करने का तरीका और अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर रूबी को अच्छा नहीं लगता। जब रात को रूबी को नींद नहीं आती, तो वह रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग कर रही होती है। तभी वहां टैरी उसको अजीब नजरों से देख रहा होता है, जिससे वह अनकंफर्टेबल होकर बाहर आ जाती है। जहां पर टैरी उससे कहता है कि वो अगली बार इस तरह से रात को स्विमिंग ना करे, जिसके बाद रूबी सोने के लिए चली जाती है। और जब रूबी रात को सो रही होती है, तो उसको कुछ डरावने और अजीब से सपने आने लगते हैं, जिसमें उसे उसके मॉम डैड भी दिखाई देते हैं। अब अगले दिन रूबी के स्कूल में रैश ड्राइविंग की क्लास थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट की फुटेज को दिखाया जाता है, जिससे रूबी घबरा जाती है और वो रात को खाना भी नहीं खा पाती, जिस वजह से एरिन को रूबी की चिंता होने लगती है। वह उससे बात करने जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है, आज कोई परेशानी है क्या, जिस पर रूबी बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है
एरिन डॉक्टर थी, जिससे उसकी परेशानी को समझ जाती है और रूबी को अपने रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक दवाई निकाल कर देती है। शुरुआत में तो रूबी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उस चीज को बाद में इग्नोर कर देती है। दवाई खाकर रूबी को थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, लेकिन रात को एक बार फिर से अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसको प्यास लगती है, जिस वजह से वह पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि एरिन और टैरी अपने रूम में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तभी टैरी रूबी को नीचे खड़ा देख लेता है, जिससे रूबी अपने रूम में जाकर फिर से सो जाती। अब अगले दिन रूबी स्कूल में अपने कुछ नए दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ तो कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा था, इसीलिए वह अपने घर जाकर अपने रूम में बैठ जाती है। तभी उसके पास टैरी आता है और उससे कहता है कि आज रात मेरे ऑफिस में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने एरिन से भी पूछा था, उसने कहा कि मैं आज नहीं जा सकती, इसलिए तुम रूबी को अपने साथ ले जाओ, जिससे उसको अच्छा लगेगा। रूबी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टैरी उसे मना कर ले जाता है। रास्ते में टैरी अपनी कार को एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता है और रूबी को वहां पर डिनर कराने ले जाता है और रूबी से खाना खाते वक्त कहता है कि कल रात को मेरा और एरिन का झगड़ा चल रहा था, जिससे शायद तुम्हारी नींद खुल गई होगी। देखो, हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो चलते रहते हैं और हमारी वजह से तुम खुद को परेशान मत करना। जिसके बाद टैरी रूबी से कुछ बातें करके और खाना खाने के बाद घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में घर आते वक्त टैरी बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है, जिस वजह से रूबी उसको धीरे चलाने को बोलती है, लेकिन तभी टैरी एकदम से गाड़ी को रोक देता है और रूबी के बहुत करीब आ जाता है, जिससे रूबी काफी डर जाती है। लेकिन टैरी अपनी सीट बेल्ट लगाकर घर की तरफ निकल जाता है। घर आने पर रूबी देखती है कि एरिन खुद को एक इंजेक्शन लगा रही होती है। अब इन सारी बातों से परेशान होकर रूबी अपनी सिटी में आकर अपने वकील से मिलती है। रूबी उसको अपनी परेशानी और एरिन और टैरी की हरकतों के बारे में बताती है, पर उसके वकील को लगता है कि शायद रूबी अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में अभी तक सोच रही है, जिस वजह से उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। जिससे रूबी को समझाता है कि अगर तुम ग्लास के साथ नहीं रह पा रही हो तो तुम्हें सिटी की गवर्नमेंट अपने हिसाब से तुम्हारे गार्जियन अलॉट करेगी, जिसमें तुम्हें काफी तकलीफ आएगी, जो तुम्हारी और तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। रूबी की समस्या हल नहीं होती, इसलिए वह वहां से चली जाती है, लेकिन उसके वकील को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो टैरी को कॉल कर देता है और दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने को बोलता है। जब रूबी घर पहुंचती है तो टैरी और एरिन दोनों कुछ बात करने के लिए रूबी को बुलाते हैं और एरिन उससे कहती है कि मुझको डायबिटीज की बीमारी है, जिसमें मुझको इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और जब तुम कल रात घर आई थी तब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन ले रही थी। शायद कुछ अजीब लगा हो। रूबी उनकी बात पर यकीन कर लेती है और उनको सॉरी बोल देती है। रूबी को लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन उसके स्कूल में ड्राइविंग सीख रही होती है, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन होता है। वह कार चलाना सही से समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद रूबी किसी काम से टैरी से मिलने उसके ऑफिस जाती है। टैरी की कुछ लोगों से मीटिंग चल रही है, जिसमें कुछ लोग उसको धमकी देते हैं और उसको मारने लगते हैं। रूबी यह सब देखकर डर जाती है और टैरी की वर्कशॉप चली जाती है। वहां रूबी देखती है कि वर्कशॉप में उसके डैड की कार भी पड़ी हुई थी, मगर उनका तो एक्सीडेंट हुआ था और उस कार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मतलब उनकी कार बिल्कुल सही सलामत थी। शाम को रूबी टैरी के साथ जब घर जा रही होती है, तब उसको टैरी समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी हाथापाई होती रहती हैं, इसलिए तुम घबराओ मत। अपने पेरेंट्स की कार टैरी की वर्कशॉप में देख रूबी को अब कुछ शक होने लगता है, इसलिए घर जाकर अपने लैपटॉप में रूबी अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की न्यूज़ देखने लगती है, जिसमें लिखा था कि उसके पेरेंट्स BMW कार चला रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं। इसीलिए अब रूबी अपने वकील को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसके डैड एक्सीडेंट वाले दिन किसकी कार चला रहे थे, प्लीज मुझे इसके बारे में पता करके बताओ। उसी रात रूबी को अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना था, लेकिन वह थक जाने के कारण वह सो जाती है और जब रात को टैरी रूबी को देखने उसके रूम में आता है तो देखता है कि रूबी अपना होमवर्क करे बगैर सो गई। इसीलिए टैरी उसका होमवर्क कंप्लीट कर देता है। सुबह उठकर रूबी अपना होमवर्क कंप्लीट देखती है, जिसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और ऑफिस जाते हुए टैरी को थैंक्स कह देती है। स्कूल में रूबी के अब कुछ दोस्त भी बन गए थे, जिसकी वजह से अब उसका स्कूल में मन भी लगने लगा था। उसी दिन रूबी से मिलने उसके स्कूल में एक सोशल वर्कर आई हुई थी, जिसे उसके वकील ने ही उसकी देखभाल कैसे हो रही है ये चेक करने के लिए भेजा था। जिस पर जब उसको पता चलता है कि रूबी और उसके भाई दोनों एक ही रूम में रहते, तो यह सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है।
इसीलिए वह उसके घर में इंस्पेक्शन के लिए आने वाली होती है। लेकिन जब उनके घर में आती है तब टैरी दोनों भाई बहनों के रूम अलग अलग कर देता है, जबकि रेट से बात करने पर तो उसको टैरी के बारे में सब अच्छी बातें सुनने को मिलती है। जब सोशल वर्कर को छोड़ने एरिन और टैरी बाहर जाते हैं तब रूबी नोटिस करती है कि ट्रैश में उसके स्कूल का लेटर था, जिसमें लिखा था कि टैरी ने रूबी और उसके भाई का एडमिशन कैंसिल कर दिया है और वह ट्यूशन फीस भी उसे वापस ले ली है। और उसमें उसको उसके मामा का लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे उन दोनों से मिलना था, लेकिन टैरी ने उसे उनका एड्रेस नहीं दिया था। अब इन सब चीजों से रूबी को फिर से कुछ अजीब लगने लगता है। रात को जब रूबी अपने वकील को कांटेक्ट करने लगती है तब उसको पता चलता है कि टैरी ने उसका अकाउंट बंद करवा दिया था, जिस पर वह उसके वकील से बात नहीं कर सकती। रूबी को बाहर से टैरी की किसी से बात करने की आवाज आती है। जब वह उसको सुनने की कोशिश करती है तो टैरी किसी को बोल रहा था कि मेरे एक बिजनेस पार्टनर ने मुझको धोखा दे दिया था, जिस वजह से मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको जल्द ही कुछ दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा और अभी मैं आपको $30,000 भेज रहा हूँ। दरअसल यह वही पैसे हैं जो टैरी ने स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवाकर वापस लिए हैं। अगले दिन रूबी जब अपने स्कूल जाती है तो क्लास अटेंड करने के बाद उसके लिए स्कूल के फोन पर उसके वकील का कॉल आता है, जिसमें वह उसको बताता है कि जिस कार से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था वह कार टैरी के नाम पर थी। अब यह सब जानकर रूबी को टैरी के ऊपर शक होने लगता है। तभी उसे स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते हैं, जहां पर उसको पता चलता है कि जो उसने होमवर्क में लिखा था असल में उसको उसने किसी से कॉपी किया है। मतलब टैरी ने रूबी को फंसाने के लिए उसको लिखने के बजाय उसे कहीं से कॉपी किया था ताकि रूबी फंस जाए और उसको स्कूल वाले निकाल दें, जिससे उसका काम हो जाए। रूबी को अब इन सारी बातों से और टैरी से डर लगने लगा था, इसीलिए वह उसी रात टैरी की गाड़ी की चाबी चोरी कर लेती है और अपने भाई को उठाकर उस घर से चली जाती है। वैसे तो उसको ठीक से चलानी नहीं आती, लेकिन वह अपने डर पर काबू पा वहां से निकल जाती है। अपनी गाड़ी की आवाज सुनकर टैरी भी उठ जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि रूबी को उसके बारे में सब मालूम हो गया है। इसलिए उसको पकड़ने के लिए टैरी एक और गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी आगे जाने पर रूबी को पुलिस वाले एक चेक पोस्ट पर पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर टैरी आता है और इन दोनों को घर ले जाता है। रास्ते में रूबी टैरी से कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, पर तुमने उन्हें क्यों मारा? जिस पर टैरी उससे कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा, तुम्हारे पेरेंट्स की तो एनिवर्सरी थी, इसलिए मैंने उनको मेरी कार दे दी थी। लेकिन रूबी अभी भी टैरी की बातों का विश्वास नहीं करती है और घर आने पर रूबी वहां से भागने लगती है, क्योंकि उसे उनके साथ नहीं रहना था। पर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन टैरी रूबी के अकाउंट से पैसे निकालने उसके बैंक जाता है, लेकिन उसके बैंक वालों को सब मालूम पड़ जाता है कि उसने पहले ही बच्चों के स्कूल से पैसे वापस ले लिए हैं, जिसकी वजह से उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। उधर एरिन को भी हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो वहां से ड्रग्स के इंजेक्शन चुराकर नशा किया करती थी। असल में तो उसको डायबिटीज थी ही नहीं। घर आकर एरिन और टैरी में झगड़ा हो जाता है, जिसमें उसको भूल रही होती है कि उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिससे आपको पता चल जाता है कि रूबी के पेरेंट्स को इन्होंने ही मरवाया था और वह ड्रग्स लेती थी, क्योंकि रूबी के पेरेंट्स को मरवाने के बाद उसे काफी पछतावा होता है। इसलिए उस पछतावे को भुलाने के लिए वह ड्रग्स ले रही थी, लेकिन टैरी को कोई पछतावा नहीं था। उसे तो बस उनसे पैसे हड़पने का मौका चाहिए था जो उसको मिला, और उसने हड़प लिए। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की जरूरत थी, इसलिए टैरी के बाहर जाने के बाद वह ड्रग्स ढूंढने लगती है जो उसको मिल भी जाती हैं। फिर वह अपनी बेटी की वीडियो देखने लगती है। दरअसल जब एरिन और टैरी जवान थे तब उनकी बेटी भी थी जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी वीडियो देखते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से वह ज्यादा ड्रग्स ले लेती है और ओवरडोज लेने के कारण उसी समय उसकी मौत हो जाती है। रूबी यह देखकर डर जाती है। वापस आने पर टैरी अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है, जिससे उसको काफी दुख होता है। पर वो देखता है कि रूबी किसी से फोन पर बात कर रही है। इस बात से गुस्सा हो जाता है। रूबी और रेट अपने आप पर खतरा पाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैरी दोनों भाई बहनों को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर दोनों भाई बहन वहां से भाग निकलने का रास्ता खोजते हैं और उन्हें वहां पर एक विंडो को खोलने पर रास्ता मिल भी जाता है। टैरी घर से जाने लगता है, लेकिन वो फिर से घर में आकर वाइन पीकर सो जाता है। मौका पाते ही दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और जब वहां से जाने के लिए टैरी की गाड़ी की चाबी चुराने लगते, तभी वहां पर वकील आ जाता है, जो टैरी से कहता है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो,
जिस वजह से बैंक वालों ने भी अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तभी वहां पर टैरी से पैसे वसूलने दो गैंगस्टर आते हैं जिनको रूबी ने ही वहां पर बुलाया था, यह कहकर कि टैरी शहर छोड़कर जा रहा है। और उनको आता देख टैरी झूठा इल्जाम वकील पर लगा देता है कि ये मेरा पार्टनर है जिसने मेरा सारा पैसा चुरा लिया है। खुद को फंसता देख वकील वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी गैंगस्टर उसको मार डालता है और दोनों गैंगस्टर टैरी को लेकर जाने लगते हैं। तभी टैरी उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन रूबी ने तो पहले ही उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिस वजह से उसका और गैंगस्टर का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और अब रूबी और रेड दोनों जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उनको लिफ्ट देने के लिए रुक जाता है और आगे जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चेक करने के लिए जब वो नीचे जाता है तभी रूबी टैरी को जिंदा देखती है और वह उस पुलिस वाले को मार डालता है और वह उनकी तरफ कार में बैठी रूबी और उसके भाई को मारने आ रहा होता है। पर तभी अपनी और अपने भाई की जान बचाने के लिए रूबी फटाफट से कार की ड्राइविंग सीट पर आती है और टैरी को अपनी कार से उड़ा देती है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रूबी, उसका भाई और उसके मामा चैक तीनों कब्रिस्तान में उसके पेरेंट्स की कब्र के पास खड़े हुए थे और अब दोनों भाई बहन अपने मामा के पास ही रहेंगे जो उनका अच्छे से ध्यान रखेगा, जिसके साथ ग्लास हाउस की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट कहानी सबसे पहले पहुंचे आपके पास। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।